Hi, all of you. So we are on part 12 of MCQs. जहाँ पे another 20 important MCQs solve करेंगे starting from question number 221 to 240. So let's start with the video. The first question, that is question number 221, is when banks accept a fixed sum of money, okay, from an individual for a definite term and pay on maturity with interest, the deposit is known as. हम जो कस्टमर से पैसे लेते हैं और उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक फिक्स पीरियड के बाद हम पैसे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मीन्स कासा. तो कासा किसी डिफाइंड पीरियड के लिए नहीं लिया जाता है ना. हमने आज जमा किया कल भी निकाल सकते हैं. बॉन्ड, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, तो उसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है. मॉर्गेज तो एक लोन सिक्योरिटी है. एडवांस तो आप जानते हैं लोन है. द आंसर इज टर्म डिपॉजिट. जो एफडी आप कहते हैं, एफडी को दूसरे शब्द हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं, और यही एफडी एक फिक्स्ड और डिफिनिट और डिफाइंड पीरियड के लिए जमा हम करते हैं. 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो भी है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम 7 days to 10 years जो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड है, कि मिनिमम जो मेच्योरिटी डेट ऑफ एफडी है वो 7 days है और जो मैक्सिमम 10 years है. तो इस पीरियड के लिए जो हम लेते हैं उसमें हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर को. दिस इज कॉल्ड एफडी, और एफडी इन अदर वर्ड्स कॉल्ड टर्म डिपॉजिट. सो राइट आंसर इज आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके 3 स्ट्रक्चर हैं. एक को हम कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेकेंड इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एंड थर्ड इज लोकल कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. तो जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसको आरबीआई लाइसेंस देती है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस देती है, और जो डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल कोऑपरेटिव बैंक है उसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस देती है. राइट. तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन क्या है. तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन ऑब्वियस सी बात है कि होगी कि स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है जो उसके अधीन काम कर रहे हैं उसमें क्या करना, तो चैनलाइज ऑफ फंड करना. तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड इज मोबिलाइज द रिसोर्सेज इन डिस्ट्रिक्ट फॉर फिनांसिंग इट्स मेंबर. कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही है कि फिनांसिंग टू इट्स मेंबर टू मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. जो उसके कोऑपरेटिव का मतलब ही है कि आपस में मिलजुल के. तो कोऑपरेटिव बैंक जो एस्टैब्लिश्ड होता है वो कुछ लोगों के आपके कह सकते हैं कि अरेंजमेंट और आपसी मेल मिलाप के बाद ये एस्टैब्लिशमेंट होता है. इस कारण से उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो मेंबर्स को मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ लोन प्रोवाइड करना है. तो बी इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन सी जहाँ पे बोथ 1 and 2 लिखा हुआ है इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को भी रेगुलराइज करना है, चैनलाइज करना है, फ्लो ऑफ फंड भी देखना है, और साथ साथ जो आपके मेंबर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना है मैक्सिमम एक्सटेंट तक. Question number 223, which of the following organization agencies work solely to monitor and arrange flow of agriculture credit in India? देखिए, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, योर आंसर वुड बी 1982 एस्टैब्लिश्ड नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर. नाम में लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर व्हाट, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1982 में हुआ. वही बैंक आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट को आपके इंडिया में देखती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 224, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू स्टॉप circulation of the coin of which of the following denomination from June 2011. तो आप जानें कि आरबीआई ने 2011 में आपके जो लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी थी, है ना, जो 25 पैसे की क्वाइन थी, उसको 2011 में बंद कर दिया. सो एट प्रेजेंट द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी विच इज कॉल्ड ए लीगल टेंडर इज 50 पैसे क्वाइन. तो 25 पैसे क्वाइन है आपका, तो वो लीगल टेंडर नहीं है, क्या है ना, मार्केट में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25 पैसे क्वाइन banned or out of circulation in 2011 by Reserve Bank of India. Question number 225, insurance companies in India are regulated by. देखिए, जैसे आपकी मनी मार्केट को आपकी आरबीआई रेगुलेट करती है, आपकी कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है ना, उसी तरह टेलीकॉम मार्केट को आपकी ट्राई रेगुलेट करती है. सिमिलरली जो इंश्योरेंस मार्केट है उसे रेगुलेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1999 में हैदराबाद में उसकी हेडक्वार्टर है और नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यही आपकी जो बॉडी है ये आपके इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करती है. द राइट आंसर इज IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी.
तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स। तो ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के पास है, तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑप्शन इज सी, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227, द करेंसी नोट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन आर नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। देखिए 5 रुपये का नोट हम देखते हैं क्या, यस। 10 रुपीज़ हमने देखा है क्या, यस। 50 रुपीज़, यस। 1000 रुपीज़ जो पहले चला करता था, डीमोनेटाइजेशन के बाद इसे बंद कर दिया गया, और आज तक हमने 2500 के नोट्स को नहीं देखे हैं। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन डी एंड ई नहीं है तो इस क्वेश्चन के आधार पे, इस ऑप्शंस के आधार पे अगर टिक मार्क करने के लिए दिया जाए आपको, तो योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ई। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ 1000 रुपीज़ का जो प्रिंटिंग है वो बंद कर दिया गया है। जब से डीमोनेटाइजेशन आया उस समय से 1000 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो अगर किसी ऑप्शन में, अगर आने वाले एग्जामिनेशन आपके ऑप्शन में किसी में अगर डी और ई दोनों रहता तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर होता। बट ऑप्शन ये अगर देखा जाए तो इसके आधार पे जो हमारा सही आंसर है वो 2500 है, क्योंकि आज तक 2500 की प्रिंटिंग हुई ही नहीं। हाउएवर हमने 1000 की प्रिंटिंग देखी थी जो डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हो गई, तो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गई। तो एज पर द ऑप्शंस ई इज करेक्ट, बट आपके ऑप्शन में अगर डी और ई दोनों रहेगा, अगर आपके ऑप्शन में रहे तो बोथ इज आउट ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228, यूनियन बजट, जिसे हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, और ये जो यूनियन बजट है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, है ना। आपकी जो यूनियन बजट है वो हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा, एंड द डेट इज प्री डिफाइंड, दैट इज 1 Feb ऑफ ईच ईयर। अगर कोई इलेक्शन वगैरह ओवर ड्यू ना हो तो इंटरिम बजट ना आए तो 1 Feb को ही आपकी एनुअल बजट आएगी, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, और इसी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम यूनियन बजट कहते हैं, और इसी यूनियन बजट को हम तीसरे भाषा में बोलते हैं आम बजट, दैट इज जनरल बजट। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमें टिक नहीं करना है। अगर एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होता तो फिर हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे एनुअल बजट है जो हमारा गलत ऑप्शन है। कॉमन बजट गलत ऑप्शन है, फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ द ईयर गलत है, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड वो भी गलत है, दैट इज आम बजट, जनरल बजट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट ऑप्शन, जिसे हम यूनियन बजट या एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्लियामेंट की जो लोअर असेंबली है, लोकसभा, उसमें ही प्रेजेंट किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के यहाँ पे जाना 3 आपके पिलर होते हैं, जिसे हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। लोकसभा इज कॉल्ड लोअर असेंबली, राज्यसभा इज कॉल्ड अपर असेंबली, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप जानते ही हैं कि इज द कंसिडर्ड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, है ना। लोकसभा कैन बी डिजॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या फिर उनका पीरियड खत्म हो जाता है तो लोकसभा कैन बी डिजॉल्व at any point of time. However, the member of MP, Lok Sabha member, is for 5 years. Rajya Sabha can never be dissolved, है ना। इनके जो मेंबर होते हैं, इनकी जो टेन्योर होती है वो 6 years के लिए होती है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, और रीजनल रूरल बैंक दैट इज RRB, जो आज हमारे पास 43 है ना, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर इंटायर SLR इन। देखिए SLR वो डिपॉजिट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो डिपॉजिट है जो ईच कमर्शियल बैंक अपने सर्टन NDTL का एक सर्टन परसेंटेज खुद के पास 24/7 रखती है। बट जब ये RRB के लिए बोला जाता है तो वो जो परसेंटेज ऑफ टोटल NDTL है वो आपके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी का ही होना चाहिए। अगर यही बात RRB को छोड़ के किसी दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पूछा गया होता, पब्लिक सेक्टर बैंक में पूछा हुआ था, तो एनी फॉर्म ऑफ डिपॉजिट होता, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो, बॉन्ड हो, सिक्योरिटीज हो। बट फॉर RRB दिस SLR इज स्पेसिफिक, दैट इज गवर्नमेंट्स और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी ओनली, राइट। दिस इज व्हाट द minimum SLR has to maintain. Next, the regulatory authority of RRB कौन है? RRB के जो रेगुलेटर है वो आपकी नाबार्ड के साथ साथ RBI भी है। तो याद रखिएगा, अगर रेगुलेटरी की बात पूछी जाती है तो देयर आर 2 रेगुलेटर्स ऑफ RRB, दैट इज RBI along with नाबार्ड। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नॉट ओनली नाबार्ड, रेगुलेटर के बारे में अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231, through which of the following the funds of the project aided by the World Bank
and International Monetary Fund and that is IMF are distributed। देखिए ये जो फंड है जो वर्ल्ड बैंक या IMF के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू होता था। बट जो ये आपकी ARDC है, ARDC जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1963 में हुआ था, ये 1963 ARDC 1997 में आपकी नाबार्ड के साथ मिक्स हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। तो आज के दिन में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो नाबार्ड के थ्रू होता है, लेकिन आपके चॉइस में अगर ARDC के साथ साथ किसी और ऑप्शन में नाबार्ड भी हो तो हमारा राइट आंसर हमेशा और हमेशा जो ओरिजिनल एस्टैब्लिश्ड कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वही आप मारेंगे, दैट इज ARDC। अगर मर्जर की बात पूछी जाए 1997 किसके साथ ARDC मर्ज हुआ, आंसर इज नाबार्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट एज पर ऑप्शंस। Question number 232, which of the following conditions are required to be fulfilled by regional rural bank to be eligible for opening new branch? अगर RRB को नई ब्रांच ओपन करना है तो इनमें से कौन से वो फैक्ट हैं जो उसे मेंटेन करना चाहिए। तो आप जानें कि RRB के एक्सपेंशन के लिए आपके कभी भी वो डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए, किसमें, तो CRR और SLR में कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए। जो उसकी नेटवर्थ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। NPA किसी भी कंडीशन में 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ऑपरेशनल प्रॉफिट में वो बैंक होनी चाहिए। अगर ये सारा फुलफिल करेगी तो वो नई ब्रांच ओपन करने के लिए एलिजिबल है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233, कोऑपरेटिव बैंक एज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज इन इंडिया इन द ईयर 1904। तो आप जानें ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं आप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बेसिकली वो जो एक्ट है वो 1904 में आया था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड इन 1904, इस समय आया था। और पहली जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक थी, हालांकि इस एक्ट से पहले ही आपकी कोऑपरेटिव बैंक आ चुकी थी जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1889 में किया था और नाम था ANYONYA, अन्योन्या कोऑपरेटिव बैंक। बट जो एक्ट है वो 1904 का है, व्हेन फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। देखिए इंडियन मनी मार्केट वो मार्केट है जिसमें 1 ईयर का हम ड्यूरेशन रखते हैं एंड द रेगुलेटेड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस मनी मार्केट में कौन कौन सा, बिल मार्केट तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी है, बैंक्स तो ऑब्वियस सी बात है मनी मार्केट के पार्ट है, बट म्यूचुअल फंड इज नॉट पार्ट ऑफ मनी मार्केट जो सेबी रेगुलेट करती है। इंडियन गोल्ड काउंसिल इज नॉट पार्ट ऑफ मनी मार्केट। द राइट आंसर इज D+E, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके पास D+E का नहीं है, इस कारण से हम इंडियन गोल्ड काउंसिल के साथ जा रहे हैं। बट अगर डी और ई दोनों रहता है तो डी और ई दोनों के साथ जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988 एंड स्टैट्यूटरी पावर इन द ईयर 1992। क्वेश्चन नंबर 235, अंडर विच ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 which of the following is not qualified to be called as bank in the cooperative sector? कौन सा वो स्तंभ है जिसमें हम बैंक नहीं बोल सकते हैं। फर्स्ट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक है तो लिखा हुआ है बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ना। तो कौन सा नहीं है, तो ये जो पैक्स देखते हैं आप, PACS है ना, प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी, ये बेसिकली वो सोसाइटी है जो इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे काम करती है फार्मर्स एग्रीकल्चरिस्ट को हेल्प करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पैक्स की अगर बात करें तो 96,000 प्लस पैक्स आपकी हैं जो बैंक नहीं है, एक ग्रास रूट लेवल पे है ना। जैसे आप फार्मिंग करते हैं तो आप अपने क्रॉप को इस पैक्स तक पहुंचा सकते हैं, उसके एवज में आपको पैसा दिया जाएगा, बट दिस पैक्स इज नॉट बैंक। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, on the current account balance maintained by Reserve Bank of India on the current account balance maintained by regional rural bank with them the commercial banks may। तो जो RRB है जिसमें फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50:15:35 होता है, जहाँ पे 50 सेंट्रल बैंक का होता है, 15 स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 35% स्पॉन्सर या लीड बैंक का होता है। तो यहाँ पे जो पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है वो उस बेसिस पे किया जाता है जो पे
interest as the rate as mutually agreed to. Option B is correct. Next, question number 237. Where is the headquarter of ADB? ADB की जो headquarter है जिसका establishment हमने 1966 में किया है और total member of country आपकी 68 हैं, इसका जो headquarter है वो मनीला फिलीपींस है. Option A is correct. Question 238. All regional bank are required to maintain their entire statutory liquidity ratio, that is SLR. अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हम देखा था, तो क्वेश्चन नंबर 238, 239 एंड 240 इज रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है. द राइट आंसर हमने अभी बताया है, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज ओनली. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी है. रिपीटेशन ऑफ सेम क्वेश्चन है. तो विच आर द फॉलोइंग फंड, IMF किसके थ्रू, अपना IMF और वर्ल्ड बैंक का जो फंड है वो किसके थ्रू होगा? तो आपके ACRD के थ्रू होगा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हमने किया था. बाद में 1997 में हमने नाबार्ड के साथ बंद कर दिया. बट राइट आंसर एज पर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज 20 इंपॉर्टेंट वीडियो, 20 इंपॉर्टेंट आपके MCQs इज which of the following conditions are required to be fulfilled by regional bank to eligible opening of new branch? तो CR और SLR में डिफ़ॉल्ट नहीं होने चाहिए, NPA 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना. इम्प्रूवमेंट आपके नेटवर्थ में हमेशा होना चाहिए, इंक्लाइंड रोड होना चाहिए, ऑपरेशनल प्रॉफिट होनी चाहिए. अगर ये सारे को फुलफिल करेगी तो द बैंक इज एलिजिबल टू एक्सपेंड देयर ब्रांच इन डिफरेंट लोकेशन. तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट. तो इस वीडियो में इतनी ही बात रखते हैं. इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब, शेयर